भारत और कनाडा के बीच में एक आतंकी को लेकर के जो बहस छिड़ी है, जिसको आतंकी को कनाडा अपना नागरिक बता रहा है और भारत अपना मोस्ट वांटेड, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि हमने उसे मरवा दिया गया है। मतलब कि कनाडा का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसीज ने कनाडा के अंदर इस आदमी को मरवा दिया है, जो कि भारत का भगोड़ा आतंकी था। आज जो आगे की जानकारी हम देने जा रहे हैं, सैटरडे और संडे की जो संयुक्त जानकारी इस घटनाक्रम में कहां तक पहुंची, 2-3 चीजें हैं। एक तो OCI, ये OCI कार्ड क्या होता है आज के सेशन में जिक्र करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, कनाडा को G7 कंट्रीज की तरफ से क्या जवाब मिला, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, NIA के द्वारा प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है, जिनमें से पन्नू की प्रॉपर्टी सीज हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ खालिस्तानियों की जो मनी है, धन है, वो दुनिया में कहां कहां है, उस पर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आज के सेशन के बारे में जिक्र होगी। ठीक है ना। खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, कहां हो रही है, चर्चा करेंगे। दूसरा, अमेरिका का स्टैंड क्या निकल कर आया, 5 कंट्रीज ने क्या इनको किसी प्रकार की अपडेटेड न्यूज़ दी थी। कनाडा को दुनिया में किसका साथ मिला। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री UN की जो UNGA की बैठक थी उसमें गए, वहां पर क्या बात हुई, सारी बातें जो इस वीकेंड पर घटित हुई हैं, मैं सारी उनको यहां पर कवर करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस व्यक्ति को संभवतः आप पहचान रहे हो, गुरपवन सिंह पन्नू। ये पन्नू वही आतंकी है जिसने सिख फॉर जस्टिस के नाम से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इन सब के अंदर कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपने लिए एक अलग देश दिखाने का सपना दिला रखा है। मूलतः यह व्यक्ति भारत के पंजाब का रहने वाला है और पंजाब के अंदर अमृतसर के पास एक जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है। चूंकि ये व्यक्ति अमृतसर का रहने वाला है, इस व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, इसकी पैतृक जो संपत्ति है, वो आज भी इंडिया में ही है। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया, अमेरिका और कनाडा की नागरिकता लेकर के ये काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपडेटेड खबर ये है कि इसकी जो इंडिया में संपत्ति थी उसे सीज कर लिया गया है। सीज का मतलब ये हुआ कि अब वो सरकार की हो गई है। कैसे हुई है, क्या हुई है, तो उसके बारे में खबर जानते हैं। गुरपवन सिंह पन्नू के घर खेत पर लगा हुआ आपको यह होर्डिंग दिखाई दे रहा होगा। ये व्यक्ति असल मायने में आपको कई बार भारत विरोधी नारे लगाते हुए दिख सकता है। ये इसका घर है जिसके बाहर NIA की टीम आपको दिखाई दे रही है। ये इसका खेत है जिसके बाहर आपको NIA की टीम दिखाई दे रही है। ये NIA की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी करके बताया गया कि हमने इसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी है। ठीक है। पन्नू की 46 कैनाल की प्रॉपर्टी है गांव खानकोट के अंदर, जो कि अमृतसर के अंदर है, और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 के अंदर इसका घर है। 2020 से वो अटैच था। अटैच का मतलब उस पर कोई आ नहीं सकता था, लेकिन अब NIA ने इसे पूरी तरह से जब्त कर लिया है। जब्त का मतलब ये हुआ कि अब ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गई है। तो पहला काम तो इस SFJ, सिख फॉर जस्टिस का जो चीफ है गुरपवन सिंह पन्नू, इसके साथ किया गया। इसका थोड़ा सा इतिहास भी जान लें। ये अमृतसर के खानकोट गांव का रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से पढ़कर लॉ की पढ़ाई की है। पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर कर्मचारी थे। पन्नू फिलहाल अमेरिका में वकालत कर रहा है। SFJ का कानूनी सलाहकार भी है। पन्नू अमेरिका के साथ साथ कनाडा का भी निवासी है। अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन में अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है। ठीक है। हाल ही में आपने इसका एक लेटेस्ट वीडियो देखा होगा जिसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ के बीच में यह अकेले खड़े होकर के भारत विरोधी बयान कनाडा के अंदर दे रहा था। अमेरिका से कनाडा की इसकी जो लगातार यात्राएं हैं, उसके कारण अमेरिका के पास इसकी खुफिया जानकारी भी उपलब्ध है। ये जानकारी कैसे है? ये जानकारी US के एक एनवॉय के माध्यम से पता चली है कि 5 कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज क्या हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 5 लोगों ने आपस में एक दूसरे से कस्में खाई हुई हैं कि हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस की सूचनाएं साझा करेंगे। इंटेलिजेंस मतलब वो जानकारियां जो कि मतलब गुप्त जानकारियां हैं या फिर जासूसी के रिलेटेड जानकारियां हैं, वो एक दूसरे से साझा करेंगे। ये 5 देश हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि कनाडा के अंदर जाने से पहले वो अमेरिका में रह रहा है, तो वहां से जब कनाडा जाएगा तो यहाँ की खुफिया एजेंसीज को उसके बारे में जानकारी है और ये 5 देश आपस में एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। दुनिया में इस तरह से खुफिया जानकारी साझा करने के 3 संगठन हैं, 5I, 9I और 14I। मुख्यतः इनमें वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करती हैं। एनवॉय का कहना है कि अमेरिका के पास या 5 कंट्रीज के पास भारत के खिलाफ ऐसी जानकारी थी। कैसी जानकारी थी? कि जानकारी ये थी कि आतंकी निज्जर क्या कर रहा है और भारत के साथ क्या चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने केस से जुड़े अफसरों के हवाले से यह जानकारी दी, जिसमें यह कहा गया है
कि भारत पर आरोप लगाते समय कनाडा ने जिस खुफिया जानकारी का हवाला दिया है वह उसमें खुद जुटाई थी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका की स्पाई एजेंसियों ने कनाडा के साथ इस केस से जुड़ी जानकारियां साझा की थी। यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसीज को कनाडा को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में मदद करते हुए देखा गया है। इसी के आधार पर कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि भारत इसमें शामिल था। कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका ने खुफिया जानकारी जुटा करके कनाडा को दी थी कि देखो भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। यह जानकारी कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद के सामने खड़े होकर जब दी है, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छप रहा है वो ये है कि ये अमेरिका के द्वारा दी गई जानकारी थी कनाडा को कि देखो भाई इसके पीछे भारत है। अब इसकी खुफिया जानकारी पर हमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिका का इंटेलिजेंस कितना खतरनाक है हम वो भी आपको बताएंगे। अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अमेरिका को निज्जर की हत्या की साजिश या उसके भारत के दखल के बारे में उसकी मौत के पहले तक कोई जानकारी नहीं थी। पहचान सार्वजनिक ना करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा ने निज्जर को खतरे के बारे में आगाह भी किया था। मतलब जानकर यह आश्चर्य हो रहा है कि कनाडा की सरकार एक आतंकी को बचाने के लिए किस हद तक जा रही है कि वो उसको इन्फॉर्म कर रही है कि देख तेरे को कभी भी मारा जा सकता है। अमेरिका और कनाडा के बीच में फाइव आइज अलायंस हिस्सा होने के नाते इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है, लेकिन हत्या के बारे में जानकारी खास तौर पर खुफिया एजेंसीज ने अपने पैकेज में शेयर की थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग अपने द्वारा जानकारी शेयर करने को लेकर के कयास लगा रहे हैं। अब इस बात पर मेरी क्या टिप्पणी है? मेरी केवल इतनी सी टिप्पणी है कि अमेरिका अपने आप को लेकर इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसे अपने आप की प्रशंसा इतनी पसंद है कि दुनिया में कोई भी घटना घटित हो उसके बारे में वो यही कहता हुआ पाया जाता है, ये तो मुझे पता था। इसकी हरकतों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अगर वाकई में दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है कि उसे सब पता था तो वो रोक क्यों नहीं देता। ये तो कुछ इसके अंदर वैसी वाली फीलिंग है, भगवान वाली फीलिंग। मुझे पता था कि एक दिन ये होगा। तो भैया तुमको पता था तो तुम तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश बताते हो अपने आप को। तुम्हें तो बहुत कुछ पता था। तुम्हें तो ये भी पता था कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट होगा। तुम्हें तो ये भी पता था कि रशिया यूक्रेन पर कब हमला करेगा। तुम क्या कर रहे थे इतनी सारी इंटेलिजेंस का? बोले हमने अपने नागरिकों को उस देश से बाहर निकाल लिया था। तो इसका मतलब तुम तो डरपोक आदमी हो। तुम जबरदस्ती कहते हो कि तुम्हें दुनिया की खबर है। असल मायने में तुम्हें देखकर ये फीलिंग आती है कि तुम्हें असली मजा इस बात में आता है कि ये दोनों देश लड़े। तुम्हें रशिया यूक्रेन का पता था। अगर तुम वाकई में इतने महान हो, तुम रोक सकते थे इस घटना को। तुम कह सकते थे यूक्रेन को कि देख इसका ये दूरगामी असर पड़ेगा। नंबर एक, ऐसे तुमने कह रखा है कि ताइवान और चीन के बीच युद्ध होकर रहेगा। ये तुम्हारी खुफिया जानकारी है। दुनिया को जो सब पता है वो तुम्हें भी पता है। मतलब जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो तुम्हारे पास भी उपलब्ध है। तुम्हारी खुफिया जानकारी किसे कहा जाए? खुफिया जानकारी होती है जब किसी घटना को ना होने दिया जाए। जैसे भारत में लंबे समय से देश के अंदर जो एक कॉमन ट्रेंड सेट हो गया था, कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं का, कहीं बम ब्लास्ट का, एक लंबे समय से भारत के अंदर शांति है। किस बात की शांति है? क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करके, ऐसा नहीं है देश के दुश्मन डर कर बैठ गए हैं, नहीं, हमारी खुफिया एजेंसीज लगातार उनकी नाक में दम करके रखे हुई हैं। अगर वो एक कदम चल रहे हैं, अगर हम वो डाल हैं तो हम पात हैं, हम चल रहे हैं, हमें पता है कि तुम क्या करने वाले हो। ये होता है इंटेलिजेंस, कि आप किसी घटना को होने से रोक सको। अगर तुम वाकई में इतने हमदर्द थे, तुम्हें क्या मजा आने वाला था क्या कि इंडिया और इनके बीच क्या होगा? अब तुम कहते हो कि ताइवान और चाइना के बारे में पता है। अच्छा, तभी तुम ताइवान को भड़का रहे हो क्या कि लो ताइवान ये पकड़ो, इस बम को रखो, कल को युद्ध होगा तो काम आएगा। इनकी इंटेलिजेंस को लेकर के हमें अक्सर ही बड़ा मजाक सा सिद्ध होता है कि अमेरिका अपने हित के लिए इंटेलिजेंस भले ही यूज करता हो, लेकिन उसका सही मायने में दुनिया के किसी भी देश के लिए कोई महत्व नहीं निकलता। लेकिन हाँ, इस बारे में हमारा एक तर्क ये भी है कि इंटेलिजेंस की खबरें तो सबके पास सब तरह की आ ही जाती हैं। असली इंटेलिजेंस वो है जो उसे एग्जीक्यूट करे। असली इंटेलिजेंस वो है जो घटना को होने से रोके। तुम्हारे होते हुए दुनिया में कुछ भी रुक नहीं रहा है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम वाकई में दुनिया के सबसे बड़े देश हो या नहीं हो। कहते हो कि दुनिया में तुम्हारा वर्चस्व है। खैर छोड़िए, यूएस का कहना है कि वो दोनों इंडिया और कनाडा के साथ मिलकर बैलेंसिंग का एक्ट करेगा। एक इसी बात के ऊपर पेंटागन, जो इनका रक्षा मंत्रालय है, उसके एक पूर्व अधिकारी ने इंटरव्यू में कहा
कि देखिए निज्जर जो था ना वो एक आतंकी था, वो कोई प्लम्बर नहीं था जो गन लेकर घूम रहा था, वो एक आतंकी था। अगर उसके साथ में इंडिया ने कुछ किया भी है तो गलत नहीं किया है ये, लेकिन पूर्व अधिकारी है, इसलिए इसकी बात को सरकारी स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि अमेरिका के रक्षा विभाग के लोग किस तरह से सोचते हैं। इसका मत है कि अगर इंडिया ने एक आतंकी के साथ ऐसा किया है तो कनाडा को भी चाहिए था कि वो इंडिया को सपोर्ट करे, ना कि इंडिया से सवाल करे। इसने बकायदा अपने द्वारा क्वेश्चनों को उठाया है और इसने बकायदा इस बारे में कहा है कि अमेरिका को भी चाहिए कि वो इंडिया को सपोर्ट करे, ना कि कनाडा को इस विषय पर सपोर्ट करे। खैर, इस बारे में कनाडा के अंदर कनाडा के प्रधानमंत्री भी इनको घेरने, प्रधानमंत्री को भी अब लोग आसपास के जो और विधायक लोग हैं, एमएलए टाइप के जो लोग हैं, एमपी टाइप के लोग हैं, वो घेरने में लगे हुए हैं। कैसे? वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि यार तुम जो जानकारी दिए हो, ये जानकारी तो खालिस्तानी लोग जगह जगह खुद मंच पर खड़े होकर दे रहे थे कि निज्जर को इंडिया ने मारा है, निज्जर को इंडिया ने मारा है। तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या थी? उदाहरण के लिए इनके एक नेता हैं जो कह रहे हैं कि जो ट्रूडो के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि निज्जर को इंडिया ने मारा है, ये तो इंटरनेट पर बहुत दिनों से चल रही थी कि निज्जर को इंडिया ने मारा है, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां है? तुमने तो वही सब कहा जो खालिस्तानी पोस्टर लगा लगा के कह रहे हैं कि निज्जर को इंडिया वालों ने मरवाया है। तो ऐसा तुमने कुछ नया किया नहीं है। तो इसको लेकर के कनाडा के अंदर ही लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तुमने कुल मिलाकर के कनाडा की इमेज को गिराने का काम किया, नथिंग न्यू इन इट। कनाडा इस चीज के लिए जिस तरह से 5 कंट्रीज के पास गया कि मेरे साथ आओ और बताओ इंडिया को कि उन्होंने गलत किया है, ऐसे ही वो G7, दुनिया में जिस प्रकार से G20 है, इसका भी एक एलीट क्लब है जिसे G7 कहा जाता है, जिसमें दुनिया के टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसका फिलहाल अध्यक्ष जापान है। उसके पास भी गया कि भाई इंडिया के खिलाफ कुछ कहिए, इंडिया से बोलिए। जापान ने साफ मना कर दिया कि साहब हम कुछ नहीं बोलेंगे इस विषय के ऊपर, कि आपको क्या सही लगता है हम नहीं बोलेंगे इस विषय पर। जापान ने मना कर दिया। इसी के साथ साथ भारत की विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है अमेरिका में, वहां गए थे, तो वहां पर भी जाकर के उन्होंने साफ साफ टेरर हेवन की बात करी। देखिए, कुल मिलाकर कनाडा आतंकियों के लिए पनाहगार बना हुआ है। हमने पहले भी कहा था कि कनाडा ने जो गलत रास्ता अपना लिया है वो ये है कि इंडिया अब हर मंच पर जाकर के इस बात को रेज करेगा। किस बात को? कि कनाडा आतंक का हेवन बना हुआ है। पाकिस्तान तो चलिए नंगा बूचा है, उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा जैसा देश अगर वो उसकी लाइन में आकर बैठ गया, दुनिया के सामने उसके ऊपर एक टैग लग गया कि ये आतंक का पर्याय है, तो वो एक डेवलप्ड नेशन के ऊपर जचता नहीं है। खैर, इंडिया ने कनाडा रह रहे खालिस्तानियों पर और जो भारत से लगभग 19-20 लोग भागकर कनाडा में जो शरण पाए हुए हैं, उन पर कार्य करते हुए क्या किया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त है, तो उसको ओवरसीज कार्ड जो दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजन कार्ड दिया जाता है इंडिया की तरफ से, OCI कार्ड, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है, मैं आपको बताता हूं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात या तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं या कहीं और के नागरिक हो सकते हैं। तो ये जो लोग यहां से भगोड़े आतंकी हैं, ये जाकर के कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो इनकी भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाती है। लेकिन भारत से लगभग 18-19 लाख लोग कनाडा गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने भारत से बाहर गए हुए सभी भारतीयों को एक विशेषता दी है, एक सुविधा सी दी हुई है। लगभग कई देशों में, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में, इन लोगों के लिए एक विशेषता दी हुई है, मतलब सुविधा दी हुई है कि चूंकि आप लोग वहां जाके वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिए, हमारी नागरिकता हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि इंडिया का कानून कहता नहीं है किसी व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं हों। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से पासपोर्ट होता है, ऐसे ही हम आपको एक कार्ड दे देते हैं, दैट इज OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि अब चूंकि आप दूसरे देश के नागरिक हो चुके हो और आप इंडिया आना चाहते हो, तो आपको लोगों की तरह वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि अमेरिका का कोई नागरिक इंडिया आना चाहता है, तो उसे पहले इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, एम्बेसी में जाकर के, कि सर मैं इंडिया आ सकता हूं क्या। इस परमिशन को वीजा कहते हैं। अब अगर कोई इंडिया का व्यक्ति मूलतः कभी इंडिया का था लेकिन अब कहीं और की नागरिकता ले लिया है, तो भारत सरकार के द्वारा OCI कार्ड देने का सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव करते हुए 2005 से कार्य शुरू किया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी भारतीय मूल का नागरिक अगर बाहर की नागरिकता प्राप्त कर भी लिया है और वो भारत आना जाना चाहता है पूरी जिंदगी भर बिना किसी बेरोक टोक तरीके से, तो उसे इंडिया का OCI कार्ड दे दिया जाए ताकि वो जब चाहे इंडिया आ सके। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं
जिनके पास में आतंक का कोई कनेक्शन है या भगोड़े हैं, इनका OCI कार्ड भी रद्द किया जा रहा है। दैट मीन्स इनकी जो भी संपत्ति इंडिया में थी वो तो सीज होगी ही होगी, और ये लोग अब इंडिया चाह करके भी नहीं आ पाएंगे। ये इंडिया के लिए अब टेररिस्ट, NIA की आतंकी के लिस्ट में ही जाने जाएंगे। ठीक है ना। इतना ही नहीं, इतना भी जानकारी निकल कर आती है कि खालिस्तानियों ने जो अपनी पैसा जो लोगों को हफ्ता वसूली करके प्राप्त किया था, वो या तो कनाडा के अंदर महंगी महंगी नाव खरीदने में यानी याच खरीदने में, फिल्मों के अंदर, कनाडा की प्रीमियर लीग के अंदर अपना पैसा लगा रखा है। इस वजह से वहां पर इनकी इकोनॉमी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत सरकार इन सब की प्रॉपर्टीज यहां पर सीज करने का प्रॉपर कार्य कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये था कुल अपडेट इन 2 दिनों का। उम्मीद है आप सभी साथियों को अब तक की सारी अपडेटेड जानकारी इस विषय पर प्राप्त हो गई होगी।